नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जैसा लग रहा था कि इस चुनावों में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, दोनों का आपस में मुकाबला होगा। क्योंकि इससे पहले जो सर्वे आया, उस सर्वे से यही लग रहा था कि अगर साउथ की तरफ देखें तो 50-50 है। जोर लगाने की जरूरत अगर पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, जो एनडीए को, नॉर्थ की तरफ ज्यादा पड़ेगी एनडीए का इंडिया से मुकाबला करने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना वो बिखरता नजर आ रहा है। सबसे पहली बात तो यह है, इस गठबंधन की गांठ बांधने वाला बिहार में खुद ही गांठ को तोड़ के एक तरफ चला गया। सबसे पहली बात जो गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी, ये थी चुनाव नजदीक आने से सीटों को बंटवारे के लेके शेयरिंग सीट्स है, जितने भी दल साथ मिले हुए हैं सब में मतभेद है। बंगाल में जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी 3 सीटों के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। यानी कि ये भी गठबंधन के साथ चलने को तैयार नहीं है। जो श्रीनगर की सीट है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पे खुद चुनाव लड़ेंगे और बारामूला कुपवाड़ा से उमर अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाएंगे। और जो तीसरी सीट है अनंतनाग राजौरी की, वहां गुज्जर नेता मियां अल्ताफ, उनका नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इस सीट के लिए। मतलब यह कश्मीर की जो तीनों सीटें थी, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने ही कैंडिडेट वहां पे अनाउंस कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर तबीयत खराब हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जैसा सब जानते हैं कि उनकी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन चुनावों का मोह, वो गद्दी का मोह, वो कुर्सी का मोह जाने वाला नहीं ना इतनी जल्दी। तो उन्होंने अपने ही खानदान से आगा स्नेहलता का नाम रखा है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो उन्हें लड़ाएंगे। तो सीधी बात है ये कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो बिखर के रह गया है। बिहार में, बंगाल में, यूपी में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, अब इसका कितना असर पड़ेगा एनडीए के ऊपर, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी ये मार्ग बंद रहा। हालांकि मार्ग को बहाल करने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। रामबन में गुरुवार को बारिश के चलते विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन हुआ। इसके कारण शेरबीबी में सड़क धंस गई, इससे यातायात बंद हो गया। इसके चलते मार्ग के दोनों ओर अलग अलग जगहों पर 400 से अधिक वाहन अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए रुके हुए हैं। उधर बर्फबारी के चलते जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाला मुगल रोड भी 3 महीनों के लिए बंद किया जा चुका है। इस तरह कश्मीर का सड़क मार्ग से देश के बाकी हिस्से से संपर्क कट चुका है। जिला के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र बसंतगढ़ में शुक्रवार सुबह 8:15 के करीब 4 मंजिला मकान में अचानक आग लगी। देवदार की लकड़ी और टीन से बने इस मकान ने देखते ही देखते भीषण आग पकड़ ली और मकान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आया मकान तालिब हुसैन पुत्र सलामतुल्ला निवासी बसंतगढ़ का बताया जा रहा है। इस मकान की निचली मंजिल में 3 दुकान बनी थी और ऊपर 3 मंजिला रिहायशी मकान था, जिसमें कुछ किराएदार भी रहते थे। किराएदारों के कमरे में एलपीजी सिलेंडर भी पड़े थे। हादसे के वक्त तालिब हुसैन के बीमार माता पिता अंदर थे, जिनको समय रहते स्थानीय लोगों ने बाहर निकालकर कुछ दूरी पर रहने वाले उनके रिश्तेदारों के यहां पहुंचा दिया। भक्तों को अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन कराने के लिए जम्मू से 6 फरवरी को विशेष आस्था रेलगाड़ी चलाई जाएगी। इस रेलगाड़ी की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। 22 कोच वाली इस रेलगाड़ी में 1344 सीटें हैं। रेलगाड़ी संख्या 04610 आस्था एक्सप्रेस सुबह 5:20 पर जम्मू रेलवे स्टेशन से चलेगी। यात्रियों को अंबाला रेलवे स्टेशन पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे तकनीकी कारणों से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रोका जाएगा। ये 7 जनवरी को तड़के 2:55 पर
अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं वापसी में अयोध्या रेलवे स्टेशन से ये 8 फरवरी रात्रि 12:40 पर चलेगी और जम्मू रेलवे स्टेशन पर इसी दिन रात 8:45 पर पहुंचेगी। जम्मू के अलावा कठुआ और पठानकोट से भी यात्रियों को बैठाया जाएगा, जिनकी टिकट बुक हो चुकी है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस विशेष रेलगाड़ी की पूरी बुकिंग हो चुकी है, इसलिए इस रेलगाड़ी में रेलवे आरक्षण केंद्र या फिर ऑनलाइन टिकट उपलब्ध नहीं होगी। आसमानी बिजली गिरने से मवेशी चरा रहे युवक की मौत हो गई। बिजली इतनी जोरदार ढंग से गिरी कि युवक जिस पेड़ के नीचे खड़ा था वह पेड़ 2 हिस्सों में कट गया। नगरोटा पुलिस ने मामले में कानूनी कार्यवाही कर शव परिवार वालों को सौंप दिया है। हादसा गुरुवार शाम 5 बजे हुआ। सलीम मोहम्मद, जो मूल रूप से पहलगाम कश्मीर का रहने वाला था, जो इन दिनों जगटी में रह रहा था, वह मवेशियों को चराने जंगल में गया था। इस दौरान अचानक वर्षा शुरू हो गई। मवेशियों को एक स्थान पर एकत्रित कर सलीम खुद एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने शुक्रवार को टेरर फंडिंग मामले की जांच के सिलसिले में श्रीनगर और दिल्ली में 5 स्थानों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया कि एसआईए श्रीनगर में 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। श्रीनगर के सैदापुरा ईदगाह और अहमदनगर इलाके में एजेंसी की टीम दल बल के साथ पहुंची। उधर दिल्ली में एजेंसी की टीमें 3 स्थानों पर पड़ताल कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपराध की अवैध आय को अवैध रूप से जुटाने, जमा करने और लॉन्ड्रिंग करने से संबंधित मामलों में जांच की जा रही है। इस धन का उपयोग बाद में अलगाववाद और उग्रवाद सहित गैर कानूनी गतिविधियों में करने का आरोप है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी की अध्यक्षता में मंदिरों के शहर जम्मू में शराब की दुकान खोले जाने, खासतौर पर धार्मिक स्थल और एजुकेशन संस्था के सामने ये दुकानें खोले जाने को लेकर विरोध किया गया। पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। यहाँ तक कि स्कूली शिक्षा संस्थाओं के करीब और हमारे धार्मिक स्थलों के करीब भी जो है जमकर शराब की बिक्री हो रही है, जिससे आम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और हमारा युवा वर्ग जो लगातार जो है नशे का आदी होता जा रहा है। आज ये जम्मू कश्मीर के अंदर आंकड़े डराते हैं कि जम्मू कश्मीर में नशाखोरी की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि हर 10वां आदमी यानी 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 10 से 12 लाख लोग जो है, ये सरकारी आंकड़ा है कि नशे के आदी हो चुके हैं। शिवसेना ने यह अभियान शुरू किया है। सरकार से हम अपील करते हैं, जिसको लेकर हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को लिखित निवेदन भी भेजा है कि जितनी भी धार्मिक स्थलों के करीब शराब की दुकानें हैं, शिक्षा संस्थाओं के करीब शराब की दुकानें हैं, उनको तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाए या बंद किया जाए। बसोली की चित्रकारी, भद्रवाह के राजमा, सेब का जैम, कड़म का अचार, कुलगाम की मुश्क भज्जी, चावल, कश्मीरी सूट, अखरोट, बादाम, गुजरात के आभूषण, घर की सजावट के साजो सामान सहित अन्य स्टॉल से जम्मू विश्वविद्यालय का जनरल जोरावर सिंह सभागार का मैदान सज चुका है। यहां पर जम्मू व्यापार मेला आयोजित किया गया है। जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन की ओर से 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित मेले में विद्यार्थी व जम्मू शहर के लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। मेले में 110 से अधिक स्टॉल हैं। इसमें फूड स्टॉल भी है, जहां पारंपरिक व्यंजनों को खूब पसंद किया जा रहा है। अपने घर को और सुंदर बनाने के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प के उत्पाद उपलब्ध हैं। साथ ही बागवानी, कृषि, फैशन और सहायक उपकरण, यात्रा और पर्यटन, भवन निर्माण सामग्री, फर्नीचर के स्टॉल भी हैं। मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र है। आयोजकों का कहना है कि जम्मू के दुकानदार इस मेले में आने वाले कारीगरों और शिल्पकारों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और टाई अप व्यवस्था के माध्यम से जम्मू में अपने विशेष उत्पादों को खरीद और बेच सकते हैं। इसमें प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आए कारीगर और शिल्पकार अपना हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करने के लिए पहुंचे हैं। उद्योग वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने कहा कि ये मेला जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये प्रदर्शनी स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, कृषि उत्पाद संगठनों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, ग्राहकों की प्राथमिकता को समझने, नए मार्केटिंग कौशल सीखने के साथ साथ ग्राहक आधार विकसित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। मेले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की विविध आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करना है, जो व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक सतत मंच तैयार करेगा और जम्मू शहर को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा।
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और साइमन डेंटल ग्रुप की तरफ से 2 दिवसीय 9th वर्ल्ड डेंटल साइंसेज एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और साइनो डेंट ग्रुप है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है। कॉन्फ्रेंस का आज तो पहला दिन है। इसमें प्री कॉन्फ्रेंस कोर्सेज हैं, इसमें हैंड ऑन कोर्सेज सिखाए जाएंगे। इनको अपने जितनी फैकल्टी है, जितने प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा कल 3 को इसकी इनॉग्रेशन भी होगी कि नोट स्पीकर्स अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशंस के साथ हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फैकल्टी को, हमारे प्रैक्टिशनर को रूबरू करवाएंगे, क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल चलना है। अगर वो नहीं चलेंगे तो वो बिल्कुल ही आउटडेटेड होंगे। कल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन स्टूडेंट्स का भी अगर इन चीज़ों के साथ नहीं होगा तो वो पेशेंट को वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और मेन थीम इस कॉन्फ्रेंस का है रिसेंट एडवांसमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन डेंटिस्ट्री। तो उसी मद्देनजर में हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। इसमें 20 स्पीकर्स हैं पैन अक्रॉस इंडिया। भारतीय नौसेना अब गहरे पानी के अंदर भी दुश्मन की हरकत पर नजर रख सकेगी। आईआईटी जम्मू में अंडर वाटर सोर्स लोकलाइजेशन डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया है। इसकी मदद से पानी के भीतर 4 किलोमीटर की दूरी पर भी किसी तरह के जानवर, रिमोट से चलने वाले उपकरण, समुद्री जहाज, इलेक्ट्रॉनिक नाव या फिर किसी भी तरह के अंडर वाटर उपकरण का पता लगाया जा सकेगा। नौसेना अनुसंधान बोर्ड कोच्चि की सिफारिश पर आईआईटी ने उक्त डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है। इस उपकरण के लिए एक 24 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा और 6 फुट गहरा वाटर टैंकर बनाया गया है। इसमें हाइड्रोफोन, स्वयं का शोर सुनने के लिए प्रोजेक्टर, सेंसर, टारगेट लेने के लिए एक अलग प्रोजेक्टर लगाया गया है। इसके जरिए समुद्री वातावरण में सोनार प्रणालियों के उपयोग में ध्वनिक संकेतों को प्रसारित करके गुप्त लक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है। जहाज के पीछे सोनार प्रणाली फिट की जाती है। जैसे ही 4 किलोमीटर की दूरी पर कोई आवाज़ आएगी तो ये उपकरण जहाज की अपनी आवाज़ को बंद करके सामने से होने वाले शोर को सुन लेगा, जिससे पता चल जाएगा कि सामने से कोई आ रहा है। इस प्रोजेक्ट को 70 लाख रुपए में तैयार किया गया है। इसमें सबसे अधिक इस्तेमाल हाइड्रोफोन का है, इसके साथ सेंसर लगे हुए हैं। इसकी मदद से जो सिग्नल आएगा वो एलईडी पर संकेत देगा। ये एक ध्वनिक उपकरण है जो जहाज को अपने शोर पर नियंत्रित करके सामने से होने वाले शोर का पता लगा लेगा। 4 किलोमीटर की दूरी से भी यदि कोई कुछ आ रहा हो तो एलईडी पर सिग्नल मिल जाएगा। पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ और योग साधक आदर्शपाल गुप्ता जी को योग क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के आधार पर योग संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट अरुण पचनंदा द्वारा पीपी न्यूज लाइन के कार्यालय में सम्मानित किया गया। अरुण पचनंदा ने उन्हें शॉल उड़ाकर और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें योग साधक होने के साथ साथ समाज सुधारक होने की भी संज्ञा दी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।